सभी का उत्तराखंड एक्सप्रेस में मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले खबर देहरादून से लेते हैं, जहां पर ब्लैक फंगस, पहली मौत हुई है ब्लैक फंगस से। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस से पहली मौत की खबर अब सामने आई है। ऋषिकेश एम्स में रविवार को पहली मौत हुई। देहरादून का रहने वाला बताया जा रहा है शख्स जिसकी मौत हुई है, उम्र उसकी 36 साल यानी युवक है वो। एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस के 16 और मरीज एडमिट हैं, जिसमें से एक की अब मौत बताई जा रही है। तो लगातार उत्तराखंड में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। और अगर हरिद्वार एम्स की बात की जाए तो वहां पर 16 मरीज इस वक्त एडमिट है, जिसमें से एक की मौत हो गई है। इस युवक की मौत ब्लैक फंगस से हुई और उम्र इसकी 36 साल बताई जा रही है। तो जिस युवक की मौत हुई है, देहरादून का रहने वाला बताया जा रहा है, 36 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। एम्स ऋषिकेश में इस वक्त अगर ब्लैक फंगस के मरीजों की तादाद की बात की जाए तो 16 मरीज ऐसे हैं जिनमें ब्लैक फंगस के लक्षण है, जिनका इलाज चल रहा है। तो पहली मौत ब्लैक फंगस से सामने आई है उत्तराखंड में। बताया जा रहा है कि ऋषिकेश एम्स में यह मौत हुई है। रविवार को पहली मौत हुई। देहरादून का रहने वाला ये युवक है जिसकी जान ब्लैक फंगस ने ले ली है। 36 साल का ये युवक बताया जा रहा है। एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस के इस वक्त 16 मरीज है, यानी अब उत्तराखंड में भी धीरे धीरे ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। और ब्लैक फंगस से पहली मौत हुई है उत्तराखंड में, जहां पर बताया जा रहा है कि हरिद्वार के एम्स में ये एडमिट था। 36 साल का युवक था, देहरादून से यहां पर एडमिट कराया गया था और अब इसकी मौत हो गई है। और 4 धामों में से एक और कपाट खुल गए हैं। बाबा केदार के कपाट सुबह 5 बजे मेष लग्न में खुले। बाबा के कपाट विधि विधान से खोले गए। बाबा के कपाट तड़के 3 बजे से पूजा अर्चना यहां पर शुरू कर दी गई थी। कोविड नियमों के तहत कपाट खोले गए हैं। सिर्फ रावल तीर्थ पुरोहित इसमें शामिल हुए। केदारनाथ में पहली पूजा प्रधानमंत्री मोदी की ओर से हुई है। 11 क्विंटल फूलों से इसे सजाया गया है केदारनाथ मंदिर को। अभी भक्तों को केदारनाथ जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि कोविड नियमों का पालन कराना है। इसलिए बहुत सीमित लोगों में यानी पंडित पुरोहितों में बाबा केदार के कपाट आज सुबह 5 बजे खोल दिए गए। तड़के 3 बजे से ही पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंदिर खुलते ही पहली पूजा प्रधानमंत्री की तरफ से की गई है। वर्चुअली पूजा की गई यहां पर पंडित पुरोहितों की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से उसमें शामिल हुए। कहा जा रहा है कि कोविड काल है, इसलिए 4 धाम के कपाट में जो तीर्थ श्रद्धालु हैं वो तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से वो दर्शन पूजन जरूर कर सकते हैं। हमारी कोशिश भी यही है कि 4 धाम की यात्रा आपको अपने टीवी स्क्रीन से ही हो जाए। तो केदारनाथ के कपाट आज सुबह 5 बजे मेष लग्न में खुले। बाबा के कपाट विधि विधान से खोले गए, जिसमें बहुत कम जो पंडा पुरोहित थे वो शामिल हुए और पूरे कोविड नियमों के साथ कपाट को खोला गया। युग युगों से आए हुए परंपरा के अनुसार आज कितना 17/5/2021 के दिन परंपरा के अनुसार ये भगवान केदारनाथ जी का और दरवाजा दर्शन के लिए खोल रहे हैं। लेकिन अभी एक महामारी की वजह से, कोरोना की वजह से इस साल फिलहाल मंदिर समिति शासन यात्रा के लिए सर्व विश्व के लोगों को आने के लिए थोड़ा सा तैयार किया गया है। और भगवान बद्री विशाल के कपाट 18 मई को यानी कि कल खुलने वाले हैं। और इसको लेकर आज जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर से आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र गद्दी के साथ ही घड़ा तेल कलश बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना हो गया है। ये कलश आज बद्री मंदिर पांडुकेश्वर पहुंचा। यहां से कल पूजा अर्चना के साथ ही बद्रीनाथ धाम के लिए इसे रवाना किया जाएगा, जहां पर 18 मई को सुबह 4:15 पर यानी शुभ मुहूर्त 4:15 रखा गया है, जब भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए जाएंगे। भगवान की पारंपरिक तैयारियां बिल्कुल अपने स्तर में चल रही हैं। ठीक मुहूर्त में नरसिंह पूजन होके और डोली बद्रीनाथ के लिए चल पड़ी है। ठीक मुहूर्त में और पांडुकेश्वर और बद्रीनाथ हम पहुंच रहे हैं। भगवान के कपाट खोले जाएंगे। खोलते ही सबसे पहले यही निवेदन होगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। संसार से बीमारी मिट जावे।
तो संसार से ये बीमारी मिट जाए, लेकिन अगर उत्तराखंड में कोरोना की बात की जाए तो उत्तराखंड में रविवार को कोरोना के 4,496 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 188 गंभीर मरीजों की मौत भी हुई है। अकेले रुड़की की बात की जाए तो 2 अस्पतालों में 42 मौतें हुई हैं। प्रदेश में केस कम हुए हैं, लेकिन जान जाने का सिलसिला अब भी बरकरार है। वहीं देहरादून में 1248, टिहरी में 498, उधम सिंह नगर की बात की जाए तो 393 नए मामले सामने आए हैं। वहीं हरिद्वार में 572, उत्तरकाशी में 315, बागेश्वर में 153 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में एक्टिव केसों का आंकड़ा देखें तो 78,800 के पार एक्टिव केसों की संख्या पहुंच चुकी है। और उत्तराखंड में 18 मई से 1 हफ्ते का और कोविड कर्फ्यू लगाने की अब तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने संकेत दिया कि इसे 25 मई तक बढ़ाया जा सकता है। रविवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कोविड कर्फ्यू को हफ्ते भर के लिए बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। वहीं ब्लैक फंगस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा एक मामला संज्ञान में आया है, लेकिन उसके लिए हम लोग मामले की तह तक जा रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए दीपांकर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, जिस तरह से लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है, वो बदस्तूर उसी तरह से बना हुआ है। ऐसे में अब कर्फ्यू को और आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, तो कितना जरूरी है इस वक्त कर्फ्यू को और आगे बढ़ाना? बिल्कुल नीलू, 2521 लोगों की डेथ यानी 2,500 लोगों की मौत 25 अप्रैल से लेकर और 15 मई के बीच यानी 3 हफ्तों में उत्तराखंड में कोरोना की वजह से हुई है। और लगातार केसेस भी बढ़े। हालांकि पिछले कुछ दिनों में अगर देखें तो जो केसेस का एवरेज है वो थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन बावजूद इसके आप ये नहीं कह सकते कि उत्तराखंड इस वक्त सही हाल में है। तो ऐसे में साफ है कि जो कर्फ्यू का आज लास्ट डे है, आज शाम तक इस बात का आदेश जारी हो सकता है कि 18 तारीख सुबह यानी कल सुबह से लेके और 25 मई की सुबह तक कर्फ्यू को 1 हफ्ते और बढ़ाया जा सकता है। ये लगभग तय है। इसमें सिर्फ अब आदेश जारी होना बाकी है, क्योंकि हालात अभी भी आप पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं कह सकते। और रही बात अब चिंता इस बात की कि ब्लैक फंगस से पहली मौत का मामला उत्तराखंड में सामने आ चुका है। कल ऋषिकेश में 36 साल के एक युवक की डेथ हुई है जो देहरादून का रहने वाला था। इसके अलावा वहां पर अभी भी 16 मरीज और है। इन मरीजों में 11 मरीज यूपी के बताए जा रहे हैं, जबकि 5 मरीज उत्तराखंड के। इनमें 11 मरीजों की सर्जरी अब तक हो चुकी है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के तमाम मरीज इलाज के लिए इस वक्त उत्तराखंड के अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। और आप देखेंगे जिस तरीके से संक्रमण ब्लैक फंगस का जो मामला है उसमें ऋषिकेश में ज्यादातर मरीज यूपी के हैं। तो यानी अब कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता उत्तराखंड सरकार के लिए यह भी बनती जा रही है कि ब्लैक फंगस से किस तरीके से निपटा जाए। और उससे पहली मौत का मामला बेहद चौंकाने वाला है, गंभीर मामला है, क्योंकि एक तरफ कोविड से डेथ बढ़ रही है तो वहीं अब ब्लैक फंगस ने भी यहां पर एंट्री की है। नीलू, बिल्कुल दीपांकर, तो कहा जा सकता है कि लगातार कोशिश ये हो रही है कि कोरोना से लड़ा जाए, लेकिन अब एक और चुनौती ब्लैक फंगस के रूप में सामने आई है। अब सरकार को इस पर कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है, तभी जाकर कोरोना के मामले भी कम होंगे और ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कोरोना की थर्ड वेव को बच्चों के लिए बेहद खतरनाक माना जा रहा है। रविवार को सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि थर्ड वेव को लेकर हम अलर्ट पर हैं, अभी से हम अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। सीएम का कहना है कि अधिकारियों को हॉस्पिटल के आसपास होटल और संस्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर बच्चों के साथ उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी वहां पर रखा जा सके। देखिए, थर्ड वेव के लिए हमने अभी से तैयारियां कर ली हैं और उसके लिए पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और सभी पीपी किट से लेकर के और इवन हॉस्पिटल के आसपास जो होटल्स हैं और संस्थान होंगे उनको भी हमने टीएम और सीएमओ को कह दिया कि उनको आप तत्काल अभी से ही बुकिंग कर लें, और जिससे कि तत्काल कोई ऐसी बात आती है तो बच्चों को वहाँ एडमिट किया जाए। और उत्तराखंड में पिछले 45 दिन में 9 साल तक के करीब 3,000 बच्चे भी कोरोना की जद में आ चुके हैं। अभी तक सेकेंड वेव के यंगस्टर्स के लिए ही खतरनाक माना जा रहा है, लेकिन अब बच्चे भी इसके निशाने पर आ रहे हैं।
उत्तराखंड में कोरोना की सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा 30 से 39 साल तक के लोग संक्रमित हो रहे हैं। महज 1.5 महीने में ही ये इस एज ग्रुप के 43,000 पेशेंट्स आ चुके हैं। लेकिन चिंता अब छोटे बच्चों को लेकर भी बढ़ने लगी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2020 में 9 साल तक के 2131 बच्चे संक्रमित हुए थे, लेकिन इस साल सिर्फ 45 दिन में ही 2938 बच्चे पॉजिटिव हो चुके हैं। पिछले 10 दिन में ये रफ्तार और तेज हुई है और इसने डॉक्टर्स की भी चिंता बढ़ा दी है। यंगेस्ट एज ग्रुप जो 12 से लेके 18 तक का जो ग्रुप है, उसको ज़्यादा अफेक्ट होने वाली ऐसा वेरिएंट लग रहा है जो डिटेक्ट हुआ है। तो इसलिए थर्ड वेव में ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होगा और उसके लिए सबको अलर्ट कर दिया गया और उसी हिसाब से हॉस्पिटल में तैयारी की जा रही है। जो बच्चे भर्ती हुए हैं वो एक बच्चों में इसका जो कोविड-19 महामारी का दुष्प्रभाव है, जिसको हम मल्टी सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी कहते हैं, उसका असर बहुत ज़्यादा बच्चों में नहीं देखा गया। बच्चों के संक्रमित होने के पीछे परिजनों का होम आइसोलेशन में होना भी बड़ी वजह माना जा रहा है। अच्छी बात यह है कि बच्चों में वायरस की घातकता फिलहाल कम दिखाई दे रही है, लेकिन चुनौतियां बरकरार हैं, तैयारियां भी जारी हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और अल्मोड़ा के गांव में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं और उसकी वजह है लोगों में कोरोना को लेकर डर और अफवाह। अल्मोड़ा के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जिन भी गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप लगाकर जांच कर रही है, वहीं कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। दहशत और अफवाहों के बीच ग्रामीण जांच से कतरा रहे हैं, जिससे संक्रमण तेजी से फैल रहा है। गाँव में ये हो रहा है कि जैसे सर्दी जुकाम या बुखार हो रहा है तो पहले वो खुद ही अपना इलाज कर रहे हैं इधर उधर से पूछ के। उनको ये लग रहा है कि अगर मैं जाँच कराने आऊँगा, पॉजिटिव निकल जाऊँगा, फिर क्या होगा मेरा, इसलिए वो वहीं से देर कर दे रहे हैं। तब ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और तब तक और लोगों में वो स्प्रेड कर रहे हैं उसको। ग्राम प्रधान भी अब लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो कोरोना जांच से घबराए नहीं। साथ ही उन्होंने सरकार से गांव में कैंप लगाने की भी मांग की। मैं सभी गाँव वासियों से भी अनुरोध करता हूं कि अगर किसी को भी बुखार के, सर्दी जुकाम, खांसी के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत अपनी जांच कराइए। और प्रशासन से भी अनुरोध करता हूं कि गाँव में कैंप लगाकर अधिक से अधिक लोगों की टेस्टिंग करवाई जाए। कोरोना को लेकर अगर ग्रामीण जागरूक नहीं हुए तो आने वाले दिनों में इसका प्रकोप खतरनाक हो सकता है। क्या स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर पाएगा? अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और हरिद्वार के कोविड अस्पताल में लगातार मिल रही अव्यवस्थाओं और ओवर रेटिंग की शिकायतों के बाद जिलाधिकारी ने 19 कोविड अस्पतालों के औचक निरीक्षण के लिए 3 फ्लाइंग स्क्वाड टीमों का गठन किया है। ये टीमें डॉक्टर, पुलिस अधिकारी और राज्य कर विभाग के अधिकारी को साथ रखकर बनाई गई है। जिला अधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि तीनों टीमें रोजाना कोविड अस्पतालों का औचक निरीक्षण करेंगी और इलाज की गुणवत्ता, सुरक्षा और निजी अस्पतालों में मरीजों के परिजनों से वसूले जा रहे चार्ज जैसे बिंदुओं पर जांच करेगी। आपको बता दें कि हाल ही में हरिद्वार में 500 बेड वाले बाबा बर्फानी अस्पताल में कोरोना से हुई 65 मौतों के आंकड़ों को छुपाने की बात सामने आई है। जो है ये फ्लाइंग स्क्वाड है, वो औचक निरीक्षण हर रोज हर हॉस्पिटल को करेंगे। उसमें जो है प्रत्येक पेशेंट को क्या क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो एम्स और ICMR ने जो बताया है उसी प्रकार का ट्रीटमेंट मिल रहा है या नहीं करके देखेंगे। पेशेंट का रिव्यू करेंगे, कितना बेड खाली है ये भी देखेंगे, ऑक्सीजन का ऑडिट करेंगे। ये सारा चीज़ें जो है डॉक्टर करके आएंगे। टैक्स ऑफिसर का निर्देश ये है कि वो जो रेट्स का जो कलेक्ट हो रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उसका जो है अप्रूव्ड रेट्स के अधीन है या नहीं करके इसको देखेंगे। इन केस अगर उसका उल्लंघन हो रहा है तो उसमें कार्रवाई होगी। और अटल आयुष्मान कार्ड का जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं हो रहा है वो उसको देखेंगे। और जो पुलिस ऑफिसर हैं वो हॉस्पिटल का जो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। और टेहरी में जिला प्रशासन ने THDC हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में एक मॉडल क्वारंटीन सेंटर बनाया है, जहां पर कोरोना मरीजों के मनोरंजन के साथ ही उनका मनोबल बढ़ाने के भी इंतजाम किए गए हैं। करीब 450 बेड के सेंटर में 100 ऑक्सीजन बेड की भी व्यवस्था है। मरीजों को भजन कीर्तन के जरिए उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे उनकी रिकवरी जल्द हो सके।
जी, हम लोगों ने एक मॉडल क्वारंटीन सेंटर यहाँ पर बनाया है हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज में। वो उसकी एक तो वो काफ़ी मतलब उसकी लोकेशन बहुत अच्छी है और पहाड़ के और इन सब के नज़ारे काफ़ी वहाँ पर ऐसे हैं कि लोगों का मनोबल काफ़ी ऊंचा रहे। मतलब हमने ये कोशिश की है कि वो थोड़ा खुला क्वारंटीन सेंटर है, वरना भजन और योगा के लिए जो ऑडियोज होते हैं वो सब भी बजते रहते हैं, ताकि वो लोग इन सब चीज़ों की तरफ भी उनका झुकाव हो। पौड़ी और रुद्रप्रयाग, 2 जिलों के प्रभारी कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने रविवार को दोनों जिलों के लिए गुजरात से मंगाए गए 250 ऑक्सीजन सिलेंडर का ट्रक रवाना किया। कोविड जैसी महामारी के मद्देनजर पहाड़ों में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी एक बड़ी समस्या बन रही है। हरक सिंह ने बताया कि अगले 3 दिन में 250 ऑक्सीजन सिलेंडर की एक और खेप आएगी। भाई उमेश शर्मा जी जो विधायक रायपुर ने 200 सिलेंडर मंगाए थे, तो मैंने इनसे कहा कि भाई उन लोगों को मुझे भी अपना एड्रेस दो, और हमने लगातार कोशिश की और 500 सिलेंडर हमने उन लोगों से, जिसमें मल्होत्रा है, राजीव और अनिल बजाज है, अपने बम्बई के साथियों से नुकुल मल्होत्रा, उनसे हमने बातचीत की और उनको पैसा ट्रांसफर किया। और धारचूला के विधायक हरीश धामी कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रशासन की लगातार मदद कर रहे हैं। विधायक ने मतकोट में मौजूद अपने 28 कमरों के होटल को प्रशासन को दे दिया। विधायक धामी का कहना है कि वो कोविड फ्री केयर सेंटर बनाने के लिए अपना होटल दे रहे हैं। इससे पहले विधायक ने कोरोना संकट से निपटने के लिए निधि से 2 करोड़ की धनराशि भी दी है। मतकोट में मेरे पास 28 कमरे का होटल है, तो वो पूरा होटल भी मैंने निःशुल्क जो है कोविड सेंटर के लिए इनको देने के लिए कह दिया है। बाकी प्रशासन जो उचित समझे, और मेरी तरफ से अपने क्षेत्र की जनता के लिए जितना मेरे से हो पाएगा मैं अपने तन मन धन से सारा उस काम को करने का कार्य करूं। बाद अब खबर ऋषिकेश से लेते हैं, जहां पर सीएम तीरथ सिंह आज शुभारंभ करने वाले हैं टेलीमेडिसिन का। आज सीएम शुभारंभ करेंगे गरुड़ टेलीमेडिसिन सेवा का। आज सीएम शुभारंभ करने वाले हैं। एम्स ऋषिकेश में ये शुरू होगा। टेलीमेडिसिन सेवा जनता के लिए शुरू किया जा रहा है। इससे काफी फायदा होगा, घरों तक पहुंचाई जाएगी यहां पर मेडिसिन। तो टेलीमेडिसिन का आज शुभारंभ सीएम करने वाले हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत इसका शुभारंभ करेंगे और जो ये सेवा है ऋषिकेश एम्स से शुरू होगी। टेलीमेडिसिन सेवा जनता के लिए शुरू की जा रही है और इससे कहा यह जा रहा है कि जनता को घर बैठे हुए दवाइयां मिल पाएंगी। और श्रीनगर गढ़वाल में कोतवाली पुलिस ने नशे के तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक महिला सहित 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से अवैध शराब, चरस बरामद किया गया है। साथ ही तस्करों से अवैध तमंचा, 3 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। इस पे 5 लोग हैं, 4 लड़के हैं, 1 लड़की है। इसमें हम लोगों ने एक तमंचा है 315 बोर का और 3 जिंदा कारतूस है, 478 ग्राम अभी चरस है, 24 कैन बियर है और 19 बोतल अंग्रेजी शराब है। 21,000 नगद है और एक 4 व्हीलर गाड़ी है। टोटल अभियुक्त है 5। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।